नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान स्वागत करती हूँ आपका आज के इस सेशन में। आप सभी एक बार लाइव आ जाएंगे, क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। प्यारे प्यारे बच्चों, सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए जल्दी से ताकि हम सेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, आपका टॉपिक चल रहा था हाई कोर्ट और आज मुझे आपको पढ़ानी है क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं, ये मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगी और आगे ले जाते हुए फिर मैं चैप्टर को जो है क्लोज करूंगी और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं कि मुंसिफ को सेशन कोर्ट क्या होता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो विमल राम राम मैम, पैर पकड़कर राम राम, आपका राम राम मैं स्वीकार करती हूँ। विमल, धीरज, ब्यूटी, शिवेंद्र, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। प्यारे प्यारे से बच्चों, जल्दी से आप लाइव आ जाएंगे ताकि हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सभी जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ हाई कोर्ट। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट आपका चैप्टर चल रहा था और इसमें प्यारे प्यारे बच्चों मैं आपको बता रही हूँ क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की योग्यताएं। न्यायाधीशों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की योग्यताएं। ठीक है, न्यायाधीशों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस, ये आपको मैं पढ़ा रही हूँ और ये दिया गया है आर्टिकल 217। ठीक है, अनुच्छेद 217 के सब क्लॉज 2 में। ठीक है, आर्टिकल 217 के सब क्लॉज 2 में, जो मैंने आपको महाधिवक्ता में भी बताई थी, क्योंकि महाधिवक्ता में भी वही क्वालिफिकेशंस होती हैं, वही योग्यताएं होती हैं जो आपके हाई कोर्ट के जज के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था वही व्यक्ति महाधिवक्ता भी बन सकता है जिसके पास ये हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशंस हो। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में एक तो आपको मैंने बताया हुआ है कि कंपलसरी ही होती है, जिसमें हम कहेंगे कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक हम बोलेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक। ठीक है बेटा, फिर दूसरी क्वालिफिकेशन को हम ऐड करेंगे और दूसरी वाली जो क्वालिफिकेशन है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि आप इसमें क्या होना चाहिए कि 10 वर्ष का, ठीक है, ऐसे लिखना कि एक या अधिक उच्च न्यायालय में, एक या अधिक राज्यों के, एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में। ठीक है, एक या अधिक राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के, एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायालय में 10 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव। 10 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव। 10 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। ठीक है, अनुभव होना चाहिए, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। तो कितना होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए मैम। यहाँ पर अधिवक्ता को बोलेंगे एडवोकेट, एडवोकेट। तो एज अ एडवोकेट उसको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक उसने वकील की प्रैक्टिस की है तो वो बिल्कुल क्या बन सकता है, हाई कोर्ट में जज बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। तो एक योग्यता ये डिमांड की जाती है कि ये आपके पास होनी चाहिए। अब ये बोल रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है कि भैया ये तो नहीं है मेरे पास, तो इसको बोला कोई बात नहीं, फिर लिखो अथवा, और अगर ये नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए आपके पास, तो आप लिखेंगे भारत, भारत राज्य क्षेत्र में, भारत राज्य क्षेत्र में
भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम, ठीक है, कम से कम, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम मतलब मिनिमम बोल रहा है। भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम, मिनिमम यहाँ लिख सकते हो, मिनिमम कम से कम 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 10 वर्ष यानी कि 10 ईयर्स, 10 वर्ष, 10 वर्ष का, 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद, कोई न्यायिक पद धारण किया हो, कोई न्यायिक पद यानी कि जुडिशियल ऑफिसर, कोई न्यायिक पद यानी कि जुडिशियल ऑफिसर, कोई भी न्यायिक पद 10 वर्ष के लिए कोई भी जुडिशियल ऑफिसर का पद धारण किया हो या ग्रहण किया हो, ग्रहण को कहते हैं होल्ड, ठीक है, ग्रहण किया हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एडवोकेट के रूप में आपने काम नहीं किया है, कोई बात नहीं, तो आप फिर किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट पे रहे हो, मतलब आपने वैसा ही कोई काम किया हो, आपने वैसा ही कोई काम किया हो बेटा जो एक वकील करता है, जो आपका एक वकील काम करता है, उसी तरीके से आपने किसी जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट को लिया हो, और वो कहाँ पे, भारतीय क्षेत्र में, भारतीय राज्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप इस पद पर कम से कम 10 साल रहे हो, या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए, ये दोनों जरूरी नहीं है, एक जरूरी है। देखो ये तो कंपलसरी है, ये तो कंपलसरी है, लेकिन इनमें से कोई एक अगर किसी भी व्यक्ति के पास होगी तो वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे और अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 217 का सब क्लॉज 1, जिसमें दे रखा है न्यायाधीशों की योग्यताएं, जिसमें दे रखा है, सॉरी, न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिसमें दे रखा है न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, जिसमें दे रखा है न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है, किसमें दे रखा है, आर्टिकल 217 के सब क्लॉज 1 में न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस दे रखी है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश की, जो आपके हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, लेकिन कहाँ, हाई कोर्ट में, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, चीफ, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सबसे पहले तो मैम हम लिखेंगे राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति इसके लिए प्यारे बच्चे परामर्श करेंगे, राष्ट्रपति इसके लिए कंसल्ट करेंगे, और कंसल्ट किसका रहेगा, तो लिखना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, किससे करेंगे, लिखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ये परामर्श करेंगे आपके राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति यहां लिख दीजिएगा राष्ट्रपति द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट, इंग्लिश में लिख दीजिएगा बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन परामर्श लेना होता है इनको, और जब सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति को अपना कंसल्ट देंगे तो इनको बोला जाता है कि ये क्या करेंगे, ये भी कंसल्ट लेंगे,
ये भी परामर्श करेंगे। और ये किससे परामर्श करेंगे? ये करेंगे, आपको लिखना है टू मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, टू मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से, उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से, दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से, दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से। ये क्या करेंगे? ये बेटा कंसल्ट करेंगे, ये प्यारे प्यारे बच्चों परामर्श करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस से ये कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट। एक कंसल्ट तो प्रेसिडेंट का ये हो गया, और दूसरा कंसल्ट प्रेसिडेंट करेंगे, ये प्रेसिडेंट के कंसल्ट हैं। प्रेसिडेंट दूसरा कंसल्ट किससे करेंगे? दूसरा परामर्श किससे करेंगे? लिख दीजिएगा, गवर्नर ऑफ स्टेट। किससे करेंगे प्यारे बच्चे? गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य के राज्यपाल से। गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य के राज्यपाल से, राज्य के राज्यपाल से यहां पर कंसल्ट करेंगे। तो प्रेसिडेंट दो लोगों से कंसल्ट लेंगे, एक तो जिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो रही है और वो हाई कोर्ट जिस राज्य में है उसके गवर्नर से, और एक कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तब राष्ट्रपति को कंसल्ट देगा जब वो टू मोस्ट सीनियर जजेस से कंसल्ट करेगा। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इन लोगों से ये कंसल्ट करेंगे। एक मिनट, सॉरी बेटा, मेरे से यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी। ये वाली लाइन आएगी लेकिन ये आपकी उसमें आएगी, चीफ जस्टिस में नहीं। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अच्छा हुआ मुझे अभी याद आ गया, वरना दिक्कत हो जाती। ठीक है, ये लाइन लिखेंगे, अभी लिखेंगे, लेकिन ये आएगी जब अदर जजेस में, अदर जजेस पे पहुंच गई। तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर, बस केवल इन दो लोगों से करेंगे। हाँ, गवर्नर ऑफ स्टेट करेंगे तो इन दोनों लोगों से ही। गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य के राज्यपाल। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट दो जजेस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दो लोगों से नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। अदर जजेस में करना पड़ेगा, जो मैं भी लिख देती हूं ताकि क्लियर हो जाए। एक बार समझ लो, फिर एक बार मैं दोबारा समझाऊंगी ताकि चीजें क्लियर हो। अब लिखेंगे अदर जजेस, अब आएगा पूरा प्रोसीजर। अदर जजेस यानी कि अन्य न्यायाधीश। ठीक है बेटा, अगर इनकी भी अगर हम बात करें, अन्य न्यायाधीश, तो इनकी भी अगर नियुक्ति की बात कर लें, नियुक्ति, इनकी भी अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो आप क्या लिखेंगे? बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट। सेम चीज लिखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा। दोनों में डिफरेंस समझा दूंगी, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, राष्ट्रपति के द्वारा यहां पर आपके इनसे कंसल्ट होगा। अब राष्ट्रपति किस किस से कंसल्ट करेंगे? तो सबसे पहले राष्ट्रपति का कंसल्ट हमें पढ़ना है कि राष्ट्रपति किससे परामर्श लेंगे। तो मैं फिर से लिखूंगी, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगी सीजे, सीजे ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सीजे ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीजे ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है डिटेल में, सीजे ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, लिख दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ये कंसल्ट करेंगे। अब यहां आएगा वो वाली लाइन जो मैंने ऊपर लिख दी थी, न्यायाधीश। और फिर बेटा ये क्या करेंगे? इनको बोला जाएगा कि भैया आप अपना कंसल्ट देंगे, उससे पहले ध्यान रखना आपको भी कंसल्ट करना है, आपको भी परामर्श करना है। विदाउट कंसल्टेशन
आप नहीं यहाँ पे अपना परामर्श देंगे तो इनको किससे कंसल्ट करना होगा, यहाँ लिखिएगा। यहीं से मैं लाइन को उठा रही हूँ एरो बनाकर, यहाँ फिर से लिख रही हूँ कंसल्ट। कौन कर रहा है कंसल्ट? और ध्यान रखना कि ये जो परामर्श होगा ये लिखित होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब टू मोस्ट सीनियर जजेस से कंसल्ट होगा तो क्या लिखेंगे, ये कंसल्ट करेंगे टू मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से, उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से, उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से। ये प्रोसीजर फॉलो होगा जजेस की अपॉइंटमेंट में दो न्यायाधीशों से। ठीक है, अभी कंसल्ट खत्म नहीं हुआ है, न्यायाधीशों से। ये किसका कंसल्ट था मैम? प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। एक बच्ची कह रही है प्रीति आपने 4 लिखाया था, बार बार उन्होंने यही मैसेज किया है प्रीति वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में होगा। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात होगी तो वहां 4 जज रहेंगे, 4 सीनियर जज। लेकिन जब हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात होगी तो 2 रहेंगे, 2। मैम पता कैसे चलेगा राष्ट्रपति को कि कंसल्ट हो गया है? तो अल्पा, इसीलिए मैंने लिखा है कि ये कंसल्ट रिटन फॉर्म में रहेगा। जब रिटर्न फॉर्म में रहेगा तो राष्ट्रपति उस कंसल्ट को रिटर्न फॉर्म में ही एक्सेप्ट करेंगे, तब मानेंगे कि इन्होंने ली है। तो राष्ट्रपति ने एक कंसल्ट किससे किया? चीफ जस्टिस से कर लिया। राष्ट्रपति के कंसल्ट लिखेंगे सारे, तो पहला कंसल्ट तो राष्ट्रपति किससे करेंगे? चीफ जस्टिस से। लेकिन इसके अलावा भी थोड़ा सा यहाँ बोर्ड में स्पेस कम हो रहा है, या फिर मैं ऐसा करती हूँ एक साथ ही लूंगी क्योंकि आपको नहीं तो कंफ्यूजन होगी। 1 मिनट बस, यहाँ इंग्लिश में लिख देना, इंग्लिश में इधर लिख देते हैं बाय द प्रेसिडेंट, वहां से खाली करते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट किस किस से कंसल्ट करेंगे इस मामले में पूरा आना चाहिए। तो एक कंसल्ट तो ये हो गया राष्ट्रपति का, दूसरा कंसल्ट ये किससे करेंगे? आपके राष्ट्रपति का ही मैं बता रही हूं। दूसरा ये करेंगे इस केस में भी गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट। ये बात चलो मैं अगली स्लाइड ऐड करती हूँ, मतलब वहीं पे लिखती हूँ राष्ट्रपति लिख के, और यहाँ नंबरिंग कर देती हूँ। राष्ट्रपति द्वारा पहला परामर्श, फिर उसके बाद में आपके जो प्रेसिडेंट हैं इनसे तो कंसल्ट करते ही करते हैं, उसके अलावा प्रेसिडेंट लिखेंगे गवर्नर ऑफ स्टेट से भी करेंगे, गवर्नर ऑफ स्टेट। और बेटा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनका भी कंसल्ट चाहिए होगा। दोनों की हिंदी लिखो, राज्य के राज्यपाल, ठीक, राज्य के राज्यपाल से करेंगे। और प्यारे बच्चे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी करेंगे। इस केस में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनका भी कंसल्ट यहाँ पर चाहिए होगा क्योंकि जिस हाई कोर्ट में आप अपॉइंट करने जा रहे हो उसकी सहमति जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, दोबारा मैं समझा रही हूं, दोबारा समझना कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति 2 लोगों से केवल कंसल्ट लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से और राज्य के राज्यपाल से, बस, इसके अलावा किसी से नहीं। लेकिन जब राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति 3 लोगों से कंसल्ट करते हैं। पहला कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से।
दूसरा कंसल्ट गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य के राज्यपाल से, और तीसरा कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। इन 3 लोगों से परामर्श लेते हैं। अब ये आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं और गवर्नर हैं, ये तो अपना कंसल्ट ऐसे ही दे सकते हैं, लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपना कंसल्ट देगा तो ये कंसल्ट रिटन फॉर्म में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये अपना कंसल्ट इन 2 मोस्ट सीनियर जजेस से कंसल्ट कर कर ही उनको देगा। तो आपका ये पूरा प्रोसीजर होता है, और फिर से मैं लिखूंगी कि इसी को कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। यानी यहां 3 लोगों का कंसल्ट प्रेसिडेंट के लिए है और चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 जजेस का कंसल्ट। लेकिन जब चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो वहां 4 आएगा। इस बात को ध्यान रखना। हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट 2 मोस्ट सीनियर जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट 4 मोस्ट सीनियर जजेस। तो आपको ध्यान रखना है। तो आप मुझे बताइए अब जल्दी से थम्स अप्स करके, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी लिख दीजिए कि कहाँ प्रॉब्लम है, वरना थम्स अप करके बता दीजिए कि चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा हमें क्या लिखना है? उसके बाद हमें नेक्स्ट आर्टिकल लिखना है, जो कि है आर्टिकल 223, जिसमें क्या कहा गया है? उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की इन हाई कोर्ट की नियुक्ति। तो क्या लिखेंगे? अपॉइंटमेंट ऑफ, और एक्टिंग की जरूरत कब होती है? जब वो एब्सेंट होता है, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है। ये सब मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे देखिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सबसे पहला क्वेश्चन कि नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो फिर से आप लिखेंगे बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अब अगला प्रश्न दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि क्यों? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? ठीक है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन क्यों? क्या जरूरत है एक्टिंग चीफ जस्टिस की? तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे क्यों का आंसर क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहले भी लिखवाया है, जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद यानी कि पोस्ट का पद रिक्त यानी कि वैकेंट, रिक्त हो, या मतलब और, या वह अपने पद पर
अनुपस्थित या वह अपने पद पर अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट, यहीं लिख दे रही हूं एब्सेंट, ठीक है, या फिर वो अपने पद पर अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट, ठीक है, अनुपस्थित रहें। तो राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यवाहक यानी कि एक्टिंग कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजे नियुक्त करते हैं। केवल यही कारण होता है इनको अपॉइंट करने का, यानी ये तब तक काम करेंगे जब तक कि आपका अगला चीफ जस्टिस नहीं आ जाता। ये आपको ध्यान रखना है। अल्पा कार्यों में वृद्धि होने पर दूसरे जज होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो क्या कारण होता है? एक्टिंग का मतलब क्या होता है? एक्टिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरी तबीयत खराब हो गई, अब मेरी तबीयत खराब होने के बाद में मेरी जगह कुछ दिनों के लिए कोई टीचर आ जाए, क्योंकि मैं अपनी तबीयत खराब होने के कारण एब्सेंट हूं। तो ऐसे ही ये लोग भी कई बार एब्सेंट हो जाते हैं या किसी रीजन से ये अपना पद छोड़ दें, मतलब इनकी पोस्ट रिक्त हो जाए, ये त्यागपत्र दे दें या इनको हटा दिया जाए इनके पद से। तो दोनों ही केसेस में हमें एक्टिंग चीफ जस्टिस की जरूरत होती है। ऐसे ही एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं, ऐसे ही एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। सब में यही कारण लिखा हुआ होगा। समझ में आया? तो आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। देखो बेटा, जो बच्चे ये कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है, उसके दो ही कारण हैं। पहला कारण कि आप क्लास रेगुलर नहीं करते, दूसरा कारण कि आप चीजों को रिवाइज नहीं करते। क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर वो सबको समझ में नहीं आना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। सुजल कुमार और शिवम सिंह, ये मैसेज जो मैं ये बोल रही हूं ये आप ही के लिए बोल रही हूं। पूरे में प्रॉब्लम है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी पॉलिटी में ही मुझे प्रॉब्लम है। तो बेटा इससे साधारण शब्दों में किताबों में भी नहीं लिखा। जो मैं आपको समझा रही हूं, अगर आपने ईमानदारी से पूरी क्लासेस की हैं, अगर आप एब्सेंट नहीं रहे, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। अगर आपने क्लास रेगुलर नहीं की है तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी ही होगी। ये मैंने कई बार बोला है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे बच्चों को इग्नोर नहीं करूंगी और उनके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि अगर आपने क्लास नहीं की है तो पहले तो आप क्या करो, आप पहले सारी की सारी क्लासेस को देखो। देखने के बाद जो भी आपके डाउट्स बन रहे हैं उन्हें एक पेपर पे नोट करो, उसका फोटो खींचो, ग्रुप में मुझे टैग करो और मुझसे सारी समस्याओं का समाधान लो। मैं हर तरीके से आपके साथ हूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारी कॉलिंग टीम को कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि मुझे मैम से बात करनी है। तो फिर मैं बेटा आपसे बात भी करूंगी। मैं अपने एक बच्चे को भी नाराज नहीं करना चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा नाराज रहे। लेकिन बेटा आपको भी एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझाना मुश्किल है, क्योंकि पढ़े बिना तो समझना इम्पॉसिबल है। ट्रांसफर भी बताऊंगी गुड्डू कुमार, बेटा रुको, ट्रांसफर भी बताऊंगी, ठीक है। और ये आपकी क्लासेस में क्यों ले रही हूं सैटरडे को,
सीजे क्या है? सीजे मतलब चीफ जस्टिस। बेटा इतनी देर से मैं लिख रही हूं, ये हरकतें ना तुम्हारी, चीफ जस्टिस है सीजे, चीफ जस्टिस। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब मैं बताती हूं, जैसे बच्चों क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रांसफर्स को, बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं इनके कार्यकाल को, सब बताती हूं मैं। हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर भी होता है, तो ट्रांसफर जो होता है वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। राहुल कुमार कह रहे रेगुलर क्लास करता हूं फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो राहुल आप बेटा क्यों समझ में नहीं आ रहा, मुझे वो समस्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें आपको, जो जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि लिखवा दिया है, पता है क्यों लिखवाया है? ताकि आप आगे भी अगर नोट्स पढ़ाएं तो आपके पास लिखा हुआ कंटेंट हो। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे आपकी क्या चीजें हैं। नेक्स्ट है, एक आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति और एक मैं आपको पढ़ाऊंगी आर्टिकल 224, जिसे हम कहेंगे अपर एवं कार्यकारी अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अपर एवं कार्यकारी कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब ये कौन से जज होते हैं, ये कौन से आपके जजेस होते हैं और इन्हें क्यों अपॉइंट किया जाता है और ये कहाँ होते हैं, सब बताऊंगी कहाँ से आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सौरभ कुमार जी, चीफ जस्टिस का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, चीफ जस्टिस का मतलब है, मान लो ये एक हाई कोर्ट है, ध्यान से सुनना, ऐसे मान लो ये वैसे टेम्पल की तरह दिख रहा है, ये एक हाई कोर्ट, आप इसको मान लो, इसको थोड़ा शेप ऐसे दे देते हैं, ये एक हाई कोर्ट है, आप ऐसा मानो, ये कोर्ट, या इसको हम ऐसा बनाते हैं, आप मानो कि ये कोर्ट है। ठीक है, एक कोर्ट है। अब इस कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे होते हैं कि आपके एक चीफ जस्टिस होते हैं जो हमेशा बीच में बैठे हुए मिलेंगे, चीफ जस्टिस। ठीक है, कोर्ट के अंदर कौन होते हैं? चीफ जस्टिस। ध्यान से सुन लो, ये नहीं समझ में आ रहा है जिसको, चीफ जस्टिस होते हैं। सागर, इन लोगों को हमारा कॉलिंग नंबर सेंड कर दो ग्रुप डाउट के लिए। ठीक है, तो कोर्ट में कौन होते हैं? चीफ जस्टिस। इन चीफ जस्टिस के साथ में और जो बैठे होते हैं, कुछ इधर बैठे होते हैं, कुछ इधर बैठे होते हैं, ये होते हैं बेटा अदर जजेस, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं। और इसी कोर्ट के अंदर आपको एडवोकेट भी दिखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस इस हाई कोर्ट के हेड हैं। और आपके सुप्रीम कोर्ट के हेड कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि जैसे आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के अलावा टीचर्स होते हैं, टीचर्स के अलावा स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे ही कोर्ट में एक चीफ जस्टिस जो कि प्रिंसिपल की भूमिका निभाते हैं, टीचर्स जो कि जजेस की, अन्य जजेस की भूमिका निभाते हैं, और एडवोकेट जैसे कि आप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये अब मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है वो ईमानदारी से एक बार कमेंट कर देगा कि समझ में आया या नहीं आया। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा यहाँ पे, अपर एवं मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। तो अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लिखेंगे एडिशनल, ऐसे लिखना, अपॉइंटमेंट ऑफ appointment of additional and acting judge, सबसे पहले तो जिनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, फिर से लिख देंगे, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा एडिशनल या एक्टिंग जज को अपॉइंट किया जाता है, पहली बात। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा।
फिर दूसरी बात आती है कि हम ये जानना चाहते हैं कहाँ अपॉइंट होते हैं, तो लिखना केवल उच्च न्यायालय में नियुक्त, केवल उच्च न्यायालय में नियुक्त, केवल उच्च न्यायालय में नियुक्त लिख दीजिएगा। मतलब ऑन अपॉइंटमेंट, अपॉइंट ओनली इन हाई कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट में, केवल सुप्रीम कोर्ट में आपके एडहॉक जजेस होते हैं, ये केवल आपके हाई कोर्ट में होते हैं। फिर उसके बाद में इनका अधिकतम कार्यकाल या अधिकतम अवधि कितने समय के लिए आते हैं, अधिकतम अवधि, तो आप लिखेंगे मैक्सिमम ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन, ठीक है, मैक्सिमम ड्यूरेशन, जिसको हम कहेंगे कि 2 वर्ष ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन यानी कि 2 वर्ष, केवल 2 इयर्स के लिए ये यहाँ पर अपॉइंट होते हैं, ठीक है, 2 वर्ष लिख लीजिए आप इतना, ठीक है, लिख लीजिए एक बार। पूजा थोड़ा शांत रहिए, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, इसको अब कंप्लीट होने दीजिए, बीच में नहीं बोल सकती हूं मैं, ठीक है, वरना ये भी समझ में नहीं आएगा। तो अधिकतम अवधि कितनी होती है, 2 वर्ष होती है, 2 साल होती है। कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति। लेकिन जानना चाहते हैं कि इनकी नियुक्ति का कारण, क्या जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं नियुक्ति का कारण क्या होता है, रीजन ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होता है, रीजन ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, नियुक्ति का कारण क्या होता है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नियुक्ति का जो कारण होगा वो क्या होगा। एक मिनट, अपॉइंटमेंट ऑफ, रीजन ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति का कारण, तो आप लिखेंगे नियुक्ति का कारण है जब किसी हाई कोर्ट में, जब किसी हाई कोर्ट के कार्यों में, जब किसी हाई कोर्ट के कार्यों में अस्थाई, अस्थाई वृद्धि यानी कि टेम्पररी इंक्रीज हो जाए, टेम्पररी इंक्रीज, जब किसी हाई कोर्ट के कार्यों में रह गए, यहाँ टेम्पररी इंक्रीज अचानक से बढ़ जाए, जब किसी हाई कोर्ट के कार्यों में अस्थाई वृद्धि हो जाए, ठीक है, मतलब जितना काम था उससे अचानक से उसमें वृद्धि हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि इंक्रीज हो जाए, यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी हाई कोर्ट में कार्यों में अस्थाई वृद्धि हो जाए या बकाया के हो जाए, या कार्य बकाया हो जाए, या कार्य बकाया हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा पेंडिंग, बकाया मतलब पेंडिंग, या कार्य बकाया हो जाए और राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो, और राष्ट्रपति को, यहां से लिखेंगे, और राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो, ठीक है, मतलब उन्हें यह पता चल जाए, प्रतीत हो, राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि कार्य निपटाने के लिए हो, कि कार्य निपटाने के लिए, कार्य निपटाने, निपटाने यानी कि फिनिश, कार्य निपटाने यानी कि फिनिश करने के, कार्य निपटाने के लिए और न्यायाधीशों की, और न्यायाधीशों की आवश्यकता है, और न्यायाधीशों, ठीक है, यानी कि कार्य को निपटाने के लिए और अधिक, ऐसे लिखना, और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है,
और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। तो ये इसका कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन होगा कि ये आते कहाँ से हैं, इन्हें लाया कहाँ से जाता है। तो बेटा, जिसके अंदर हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन होगी उसको आपके राष्ट्रपति एडिशनल या फिर आपके एक्टिंग जज अपॉइंट कर सकते हैं। और ये केवल तब तक काम करेंगे जब तक कार्य पेंडिंग है। पेंडिंग का कार्य खत्म होते ही ये भी हट जाएंगे। तो एडिशनल जज, जैसे अब मैं आपको आपकी भाषा में समझाती हूं। आप मान लीजिए क्लास में पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं। अब स्कूल में आपका क्या हुआ कि स्कूल ना जाने के कारण आपका काम बहुत ज्यादा पेंडिंग हो गया। अब आपके ऊपर लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अब आप क्या करेंगे, अपनी बहन, अपने भाई, जो भी आपके घर में होगा, आप उनसे कहेंगे प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ठीक है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करेंगे, उनकी हेल्प क्यों मांग रहे हैं, उनकी हेल्प क्योंकि आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे ही आपके कोर्ट होते हैं। जब तक आपके कोर्ट में केस उतने आते हैं कि उन्हें उतने ही जजेस सॉल्व कर सकते हैं, जब तक काम आपका पास उतना होता है जितना आप खुद कर सकते हैं, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन काम बढ़ेगा तो आप हेल्प मांगेंगे। तो ऐसे ही हाई कोर्ट में अचानक से अगर कार्यों में वृद्धि हो जाए, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हो जाए, या किसी कारण से हाई कोर्ट का जो काम है वो पेंडिंग हो जाए, तो राष्ट्रपति उस कोर्ट में आपके जो क्या करेंगे, आपके लिए एक सॉल्यूशन दिया है कि आपके लिए एडिशनल और या एक्टिंग जज को अपॉइंट कर देंगे। एडिशनल एंड एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट, ये आपके अपॉइंट हो जाएंगे। यही कारण होता है, ध्यान रखना। सौरभ कुमार जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको मैं चीफ जस्टिस कैसे समझाऊं। चीफ जस्टिस जैसे आपके घर के मुखिया आपके पिताजी होते हैं, ऐसे ही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मुखिया होते हैं और हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के मुखिया होते हैं। क्या अब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आपको इतनी सिंपल सी चीज समझ में नहीं आ रही। मैंने स्कूल का एग्जाम्पल दे दिया आपको, मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया कि चीफ जस्टिस होते हैं जो पूरे के पूरे कोर्ट में सिर्फ एक होते हैं, और उनके अलावा बहुत सारे जज होते हैं। जज के अलावा वहां पे बहुत सारे आपके जो हैं वकील भी होते हैं। चीफ जस्टिस केवल एक होते हैं, चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आपके घर में मुखिया एक ही होते हैं। चाहे तो आपके पापा जी मुखिया हो सकते हैं या फिर आपके दादाजी मुखिया हो सकते हैं। तो जो काम घर के मुखिया घर में करते हैं वही काम चीफ जस्टिस कोर्ट में करते हैं। क्या अब आपको मेरी बात समझ में आई? चीफ जस्टिस में इतनी देर से समझा रही हूं, आप कह रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। अब आपको समझ में आया? अगर अब भी नहीं आया तो फिर बताइए, फिर कुछ और सॉल्यूशन निकाला जाए, और फिर आप ही से मैं पूछूंगी कि बताओ किसको कहेंगे चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस जो सारे जजेस का हेड होता है, पूरे कोर्ट का हेड होता है, उसको चीफ जस्टिस कहते हैं। प्यारे बच्चे, सौरभ नाम दिखाना, सागर सौरभ ही नाम है इनका। ठीक है सौरभ कुमार जी, तो अब मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर अब भी नहीं आई तो बेटा अब भी कमेंट कर दो, फिर मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगी। फिर एक कमेंट और आया था कि ये समझना नहीं चाहते हैं, प्लीज मत समझाओ। उसके बाद आगे देखिएगा, उसके बाद पूजा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि मैम पीआईएल क्या होता है, वो बता देती हूं। पीआईएल का जनक कौन था, बता चुकी हूं। पीआईएल भारत में प्रणेता कौन था, बता चुकी हूं। पीआईएल कहां कहां दायर की जाती है, ये भी बता चुकी हूं। लेकिन पीआईएल होता क्या है, समझ लो उसको, इंपॉर्टेंट है, समझ लो उसको। मैम जी, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले करके रखा जाता है कि जब काम का ज्यादा बोझ होता है। बेटा काम का बोझ जब ज्यादा होता है तब यहां पर ये आपकी जो चीजें हैं ये आपके आपके एडिशनल जज की अपॉइंटमेंट होती है। अब पीआईएल क्या होता है, तो जनहित याचिका होता है। बेटा आपको नाम से ही पता होगा, जो जन के लिए हो,
जो जन के हित के लिए हो, मतलब जो जनता की हित के लिए हो, पब्लिक की हित के लिए हो। तो पीआईएल जैसे आप पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की समस्या के लिए नहीं कर सकते, पीआईएल को समझो, ठीक है, पीआईएल को समझो। अगर मैं पीआईएल की बात कर रही हूं तो समझो पहले तो ये एक गांव है, ध्यान से सुनना, ये एक गांव है। अब इस गांव में बेटा बहुत सारे लोग रह रहे हैं, यहां बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब एक दिन क्या हुआ, इस गांव में एक व्यक्ति गया और उस व्यक्ति ने देखा कि इस गांव के अंदर बहुत गंदगी है, और इस गंदगी के कारण क्या हो रहा है, गंदगी के कारण यहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। बीमार पड़ रहे हैं लेकिन कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे बच्चे मतलब बहुत सारे हो गए, बहुत सारे लोग हो गए। अब ये व्यक्ति गया, इसने इस स्थिति को देखा, तो ये व्यक्ति जानता था कि अगर बहुत सारे लोगों की एक ही समस्या होती है तो उसके लिए पीआईएल दायर की जा सकती है। तो ये व्यक्ति गया, ये व्यक्ति चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और चाहे तो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, ये बिल्कुल अलग है। तो मैं यहाँ पे इस पे लाइन खींच देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक, ध्यान से। तो ये हो गया। तो पीआईएल की फुल फॉर्म होती है, मैंने कल भी लिखवाया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये क्या है, ये तब दायर की जाएगी जब समस्या काफी लोगों की हो, ऐसा नहीं कि एक या दो लोगों के लिए हो जाए। भाई बेटा सौरभ कुमार जी, आप क्या कह रहे हैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। आज तो आपने पूरी क्लास को जो है, ऐसा करो आप टेलीग्राम पे मुझे कॉल कर लेना, तब मैं आपको समझाऊंगी। टेलीग्राम पे मैं हूँ, वहां पे मुझे कॉल कर लीजिएगा। अब प्लीज इस चीज को मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, आप कर लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पीआईएल कब दायर की जाती है, जब समस्या ज्यादा लोगों की होती है। क्लियर है, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे, ठीक है, आगे चलिएगा ध्यान से, ठीक है। उसके बाद आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं सैलरी कितनी होती है, सैलरी। तो अब हम बात करेंगे सैलरी की, सैलरी यानी कि वेतन। इनका वेतन की हम बात करेंगे और आपको बता दूं कि वेतन इनका कहाँ से दिया जाएगा। पहले वेतन की बात करेंगे तो वेतन दिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है राज्य की संचित निधि से, वेतन राज्य की संचित निधि से, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, फंड ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्य की संचित निधि से। अब अगर हम वेतन की बात करते हैं तो पहले चीफ जस्टिस की सैलरी की बात करेंगे। चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, तो इनकी सैलरी उतनी होती है जितनी आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी होती है। वहां जजेस की होती है और यहां किसकी होती है, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश की सैलरी होती है 2.50, ठीक है, 2.50 लाख, 2,50,000 इनकी सैलरी होती है, ठीक है। 2.5 और ये ध्यान रखना कि ये प्रति माह होती है, एवरी मंथ। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अदर जजेस, अदर जजेस,
यानी कि अन्य न्यायाधीश, इनकी अगर हम बात करेंगे तो ये कितने होते हैं, 2.25 लैक्स रुपीज, ये भी प्रति माह, एवरी मंथ इनकी सैलरी होती है। लेकिन क्वेश्चन सैलरी से ज्यादा बनता है इनकी पेंशन से, कि इनको पेंशन कहाँ से मिलती है। तो ध्यान रखना कि इन सभी को जो पेंशन, चीफ जस्टिस और अदर जजेस, इनकी पेंशन मिलती है भारत की संचित निधि से। बस यही ट्विस्ट है यहाँ पर, भारत की संचित निधि से। सैलरी तो राज्य की संचित निधि से मिलेगी, लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि से मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बेटा इस चीज को लेकर एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है, बच्चा कंफ्यूज हो गया और वो करके आ गया कि पेंशन, अगर हम पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन क्या होता है कि जो आपके रिटायरमेंट के बाद आपको मिलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, वहां से इनकी पेंशन मिलती है, और पेंशन भारत की संचित निधि से, जबकि सैलरी राज्य की संचित निधि से। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि राज्य में काम करते हैं तो राज्य की संचित निधि से इनको सैलरी मिलती होगी और राज्य की ही संचित निधि से इनको पेंशन भी मिलती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एक बच्चे ने पूछा है, कल्याण सिंह ने, जहां दो राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है हो, वहां पर सैलरी दी जाती है, दी जाती है। और आपको मैं ये बता दूं कि कैसे दी जाती है। तो जो हाई कोर्ट, जिसका जैसे हाई कोर्ट है, अब हाई कोर्ट की एक मुख्य पीठ होती है, यानी कि मेन ब्रांच। तो मेन ब्रांच उसकी जिस जगह पर होगी, उसी के कंसोलिडेटेड फंड से उसको सैलरी मिल जाएगी, उसी राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है। पेंशन हो गया। अब एक बच्चे ने पूछा था आर्टिकल 222, यानी कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण। ध्यान से सुनना, इसमें भी अभी ट्विस्ट आएगा। न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ जजेस, ट्रांसफर ऑफ जजेस, ट्रांसफर ऑफ जजेस। ठीक, कौन करता है, लिखना, राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरण, राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरण, ट्रांसफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ट्रांसफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ट्रांसफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, जरा समझ लीजिए। ट्रांसफर का मतलब, जैसे मान लीजिए कि एक है आपका, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल, एक है आपका ए हाई कोर्ट, ठीक है, और ए है आपका, एक है बी हाई कोर्ट। ये दो हाई कोर्ट हम एग्जाम्पल में लेते हैं। अब इस हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजन, एक जज है, व्यक्ति नहीं कहेंगे, एक जज है, इनका नाम है राजन। अब राजन को क्या किया जा रहा है, ए हाई कोर्ट से कहां लाया जा रहा है, बी हाई कोर्ट में। इतनी बात समझ आई। तो ए हाई कोर्ट से जब ये बी हाई कोर्ट में कहा जाएंगे तो कहेंगे कि राजन, जो कि एक न्यायाधीश हैं, उनका क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, तो ट्रांसफर करता कौन है, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि यहां पर आपको एक और चीज समझनी होगी कि इसमें भी, यहां पर भी राष्ट्रपति जब ट्रांसफर करते हैं तो राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं, राष्ट्रपति कंसल्ट करते हैं प्यारे बच्चे। और यहां किस किस से कंसल्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पहला कंसल्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे,
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, ये कंसल्ट करते हैं, इनसे ये कंसल्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति। अब यहाँ पे आगे मैं लिख रही हूं सीजे ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनसे कौन कंसल्ट कर रहा है? इनसे कंसल्ट आपने बताया, यहाँ लिखो प्रेसिडेंट, और ये प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट कर रहे हैं? ये कंसल्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये किससे कंसल्ट करेगा? ये किससे परामर्श करेगा? तो ये परामर्श करेगा, ध्यान रखना, ट्रांसफर के मामले में फोरमोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पे करेगा ये 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से स्थानांतरण के मामले में। तो लिखना उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से, उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक, एक कंसल्ट ये हो गया, ये कौन करेगा? चीफ जस्टिस करेंगे। प्रेसिडेंट किससे करेंगे? चीफ जस्टिस से। ये पहला कंसल्ट प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट और किस किस से कंसल्ट करेंगे? दूसरा लिखना, दूसरा कंसल्ट करेंगे गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, दूसरा कंसल्ट किससे करेंगे? तो आप लिखेंगे गवर्नर ऑफ स्टेट, या गवर्नर ऑफ स्टेट का छोड़ दीजिए, 2 का इंपॉर्टेंट है वो लिख दीजिए। दूसरा करेंगे, एक लिखना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यहां गवर्नर का नहीं आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर का नहीं आएगा, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के, समझा रही हूं, एक मिनट रुक जाना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुझे लिखने दो। और बेटा फिर तीसरा कंसल्ट लिखना, तीसरा लिखना सेम, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, मैं लिख ही देती हूं। ठीक है, तीसरा भी किससे करेंगे? नहीं समझ में आया होगा, मैं जानती हूं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखो डायग्राम बना के समझाती हूं, ध्यान से सुनो। अभी जो एग्जाम्पल लिया था वही लेंगे। देखो मैंने आपको बताया था, सागर एक मिनट रुक जाना, अभी एग्जाम्पल देखो, उदाहरण मैंने समझाया था बेटा कि एक कोर्ट है ए क्या है? एक हाई कोर्ट, और एक है आपका बी हाई कोर्ट। और मैंने बताया था कि ए हाई कोर्ट में एक जज हैं, एक न्यायाधीश हैं जिनका नाम है राजन। अब राजन का किया जा रहा है बी हाई कोर्ट में ट्रांसफर। तो ट्रांसफर कौन करेगा? तो मैम ट्रांसफर करेंगे राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट का कंसल्ट करेगा 4 मोस्ट सीनियर जजेस से। राष्ट्रपति इनसे कंसल्ट करने के साथ साथ यहां पे ए जो है इसके जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, इनसे भी कंसल्ट करेंगे, और बेटा बी के जो चीफ जस्टिस हैं इनसे भी कंसल्ट करेंगे। इसलिए मैंने 2 बार इस चीज को लिखा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है जी। करिश्मा जी, PIL दायर करते हैं तो उसका सॉल्यूशन होता है क्योंकि कोर्ट उसका सॉल्यूशन देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक अगर चीजें समझ आई हैं तो जल्दी से रिस्पॉन्स करो और मैं क्लास को ऑफ कराती हूं। ये आपका इस तरीके से ट्रांसफर होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ गवर्नर का कंसल्ट नहीं चाहिए, यहाँ जिस कोर्ट से ट्रांसफर हो रहा है उस कोर्ट के चीफ जस्टिस का, और जहां हो रहा है उस कोर्ट के चीफ जस्टिस का, साथ साथ CJ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और CJ और सुप्रीम कोर्ट करेगा 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।